Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 12 अगस्त 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पर्शियन गल्फ को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। देखो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रेफरेंस में 3 इवेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब बताना यह है कि इन इवेंट में से एक के बाद एक इवेंट कौन सा होता रहा, यानी कि जैसा आप लोग देख पाओगे पहले इवेंट का नाम दिया गया है म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट, तीसरा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर नीचे क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, वो इंटरेस्टिंग सी है। ये आपको तीनों के तीनों इवेंट फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित देखने को मिले। बताना यह है कि ये जो इवेंट हैं इसमें से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या देखने को मिलेगा, मतलब कि टाइम बेसिस पर सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ था, फिर दूसरा कौन सा हुआ था, फिर उसके बाद में तीसरा कौन सा हुआ था। तो नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3। ऑप्शन बी पहले सेकेंड वाला हुआ, फिर फर्स्ट वाला हुआ, फिर थर्ड वाला हुआ। ऑप्शन सी 3, 2, 1 या फिर ऑप्शन डी 3, 1, 2। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल सा है लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो कोशिश करो इसको सॉल्व कर पाओ। अदरवाइज़ इसका जो आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ में, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पर भी आंसर नहीं मिल पाता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। देखो ये ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, खासकर एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो जो ये पोल्यूशन है या फिर जो ये प्लास्टिक्स हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। प्लास्टिक बॉटल कैसे हम लोग ठीक करें, मतलब कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसका सही यूज़ कर सकते हैं। तो एक सबसे बेहतरीन यूज़ आप लोग देख पाओगे यहाँ पर। ये जो 2 लड़कियाँ आपको दिख रही हैं ये दोनों की दोनों औरंगाबाद से बिलोंग करती हैं। अब इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक की बॉटल्स को इकट्ठा किया, लगभग 16,000 के आसपास बॉटल्स को इकट्ठा किया था। और उन बॉटल्स को इकट्ठा करने के बाद में इस प्रकार से पीछे आप देख पा रहे होंगे एक घर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। मॉर्निंग में मैंने देखा तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तो यहाँ पर मेंशन किया गया था कि औरंगाबाद की जो ये लड़कियाँ हैं इन्होंने किस प्रकार से 16,000 प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल करके एक घर बनाया है। तो यहाँ पर एक अच्छा यूज़ किया है प्लास्टिक का। इस तरीके से हम लोग इसको एज अ एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, जैसा आप लोग यहाँ पर बॉटल देख पा रहे होंगे, बॉटल के अंदर भी जो भी यहाँ पर पन्नियाँ हैं और भी बहुत सारी जो प्लास्टिक्स है उसको बहुत ज़्यादा टाइट से भर दिया गया है। फिर उसके बाद में जैसे हम लोग यहाँ पे घर बनाते हैं ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ईंटों की जगह यहाँ पर इन बॉटल्स का यूज़ किया गया है, जैसा आप लोग पीछे की साइड पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि कैसे प्लास्टिक को ट्रीट किया जा सकता है, इसको इस तरीके से याद रखना। आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। फिर कुछ यहाँ पे टॉपिक आता है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो टॉपिक से भी यहाँ पे ये वाला आर्टिकल हमारा रिलेट हो जाएगा। आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है, तो भारत ने अभी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है चाइना को, चाइना की आलोचना करी है, क्योंकि चाइना की हरकतें ही कुछ इस प्रकार से हैं कि आलोचना करना पड़ा। रीज़न क्या है समझते हैं। देखो इंडिया और यूएस दोनों ने मिलकर यहाँ पे जो एक पाकिस्तानी आतंकवादी है जिसका पिक्चर आपको दिख रहा होगा, नाम है इसका रऊफ असगर, तो इसको ना यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने के लिए डिसाइड किया।
और आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट में चाइना भी आता है। अब हुआ क्या यहाँ पर, आप कह सकते हो ये जो 15 टोटल मेंबर्स हैं ना, इनमें से 14 मेंबर्स तो रेडी हो चुके थे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये आतंकवादी है, तो मतलब इसको एक यूएन टेररिस्ट मतलब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करा जा रहा था। लेकिन चाइना ने इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया। अब चाइना यहाँ पर नहीं चाहता है कि इसको एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया जाए। रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पर जब हम लोग इसकी बात करते हैं इस टेररिस्ट की, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसका कनेक्शन बड़े बड़े यहाँ पर हमलों से देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर खुद देखो, ये भाई है किसका, जैसे मोहम्मद के जो चीफ़ है मसूद अज़हर का, ये खुद यहाँ पर भाई आपको देखने को मिलेगा। प्लस आपको पता होगा हाईजैक के बारे में, जो हमारी इंडियन एयरलाइन का लगभग यहाँ पर एयर इंडिया का जो 814 जो फ़्लाइट थी उसको हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैक किया गया था। हाईजैक करने के बाद में उस फ्लाइट को लगभग यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर लेकर गया था। ये बात है 1999 की। तो उसके पीछे भी यहाँ पर इसी का रोल था। अच्छा, इसने इस फ़्लाइट को हाईजैक किया था क्यों? फ़्लाइट को हाईजैक करने के पीछे का इसका रीज़न ये था कि भारत से और भी बड़े बड़े आतंकवादियों को छुड़ा सके, और ये उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाया था। इसने बड़े बड़े आतंकवादियों को छुड़ा लिया था। तो ये आप लोग देख पाओगे, मतलब इसको प्रॉपर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने के लिए कोशिश तो करी थी भारत, यूएस और भी वेरियस कंट्रीज़ ने और भी वेरियस यूएनएससी के मेंबर्स ने, बट चाइना के पास भी काफ़ी पावर्स है, तो चाइना ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे डेजिग्नेशन को ब्लॉक कर दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा अभी रिसेंटली एक बार और यहाँ पे कोशिश की गई थी इंडिया यूएस के थ्रू एक और आतंकवादी को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने की, लेकिन उसमें भी यहाँ पर चाइना ने ही टांग अड़ाई और चाइना ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना ऑब्वियस सी बात है, देखो चाइना पाकिस्तान दोनों एक ही हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान यहाँ पे पल भी रहा है चाइना के बेसिस पर। फिर उसके बाद एक चीज़ और ये नज़र आती है, जो कि काफ़ी बार मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, कि जो पाकिस्तान अभी FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है। FATF क्या, यह है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर क्यों आया? क्योंकि इस देश के अंदर आतंकवाद बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर ऐड कर रखा है। अब रिसेंटली क्या होता है, FATF बार बार यहाँ पर अभी पाकिस्तान को लेकर काफ़ी सारी स्टेटमेंट देता रहता है। अभी रिसेंटली पता चला था कि पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ आतंकवाद जो है वो कम कर दिया है अपने देश से, तो FATF डिसाइड कर रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या फिर बाहर निकाल दिया जाए। तो अभी यहाँ पर ये चाइना जो है पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आने वाले टाइम पर जो ये FATF की पूरी टीम है ये पाकिस्तान जाने वाली है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है किसी आतंकवादी का, पाकिस्तान के अंदर वाकई में टेररिज्म कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए FATF की टीम जाने वाली है। और अगर FATF को ज़री सी भनक लगती है कि हाँ अभी भी टेररिज्म ज़्यादा है यहाँ पर, तो पाकिस्तान तो FATF से निकलेगा नहीं, इस ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर FATF यहाँ पे संतुष्ट हो जाता है कि हाँ पाकिस्तान ने टेररिज्म ख़त्म किया है, कम किया है, तो यहाँ पे पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यही यहाँ पर एक मेजर पर्पज़ है चाइना का कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए और उसको यहाँ पर FATF की लिस्ट से बाहर निकाला जाए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा करंट एनालिसिस दिया। अब करना क्या है, इस पूरे आर्टिकल का एक छोटा सा बैकग्राउंड भी पढ़ लेना है। बैकग्राउंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आखिरकार ये क्या है, प्रीलिम्स के अंदर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। आओ एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इस काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो UNSC है ये हमारे यूनाइटेड नेशन का 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक सबसे बड़ा ऑर्गन देखने को मिलता है। अब यूनाइटेड नेशन के कौन से, सॉरी 6 बोल दिया मैंने, 5 ऑर्गन्स। तो वो 5 ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से हैं, तो एक तो आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देखने को मिलेगा, दूसरा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। ठीक है ना, तो ये 5 ऑर्गन्स हो गए, और उसके अलावा हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ही। तो ठीक है ना। अच्छा, मैंने कन्फ्यूज़न सा क्रिएट कर दिया शायद, चलो कोई बात नहीं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। फिलहाल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, 6 में से 5 के नाम मैंने आपको बताए, और एक खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। तो ये 5 प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये टोटल यहाँ पर 6 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो गया, आगे आते हैं।
अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स जो कि मैंने भी आपके साथ में डिस्कस किया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो इसकी जिम्मेदारी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इस काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मेंबर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट हो गए, 10 नॉन परमानेंट हो गए। भारत कहाँ पर है? तो भारत भी यहाँ पे इसका मेंबर है, लेकिन भारत एक नॉन परमानेंट मेंबर है, तो हमारी सीट बदलती रहती है। तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स जो कि परमानेंटली बने हुए हैं और आगे भी रहेंगे, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना और साथ ही साथ में यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है एक नॉन परमानेंट कंट्री के तौर पर आज के टाइम पर इसका एक मेंबर देखने को मिल जाता है। ये सारी बात हो जाती है हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो यूपी की एक घटना है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है इसकी। कल से हुआ क्या है, 4 लोगों की जान चली गई है। अब जान क्या चली गई है कि लगभग यहाँ पर मेंशन किया गया, देखो ये यमुना नदी का पूरा सीन है। यमुना नदी पर एक बोट जा रही थी और उस बोट का हुआ क्या, वो बोट पलट गई। अब वो पलट गई तो जिसमें से यहाँ पर 4 लोग यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो यहाँ पर डूब गए हैं, 17 लोग मिसिंग हैं। तो इस प्रकार की चीज़ निकल कर आ रही है। तो जो कि यहाँ पर अगेन ऑब्वियस ही बात है, एक सैड सी न्यूज़ हम लोग को ये देखने को मिलती है। ये जो एक्सीडेंट है ये कल लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास का है, जब ये बोट पलटी थी। ये पूरी घटना है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की, जैसा इस आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट कर दी गई है। जो SDRF और NDRF है ये लग चुके हैं, यानी कि स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और साथ ही साथ में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये जो टीम है ये लग चुकी है। डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जारी है। आई होप आपको यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि जो हवा है वो बहुत तेज़ चली और उस हवा की वजह से यहाँ पर वो जो बोट है वो पलट गई। उसकी वजह से ये सारा का सारा सिनेरियो नज़र आया है। क्लियर हुआ? तो इतना ध्यान रखना, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। फिलहाल ये रिवर चर्चा में है, यमुना नदी काफ़ी सारे रीजंस की वजह से पिछले कुछ महीनों में न्यूज़ में बनी रही है और अभी भी यहाँ पर ये न्यूज़ में बनी हुई है। तो यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है और UPSC पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं यमुना नदी की, तो यमुना नदी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। यमुना निकल कर आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो काफ़ी सारे स्टेट से ये बहती हुई निकलती है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए गए, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, न्यू दिल्ली हो गया। तो इन सभी जगह पर बहती है और जाकर इलाहाबाद में, जो हमारा प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में जो गंगा बह रही है उस गंगा के अंदर यमुना मिल जाती है। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ में आया। अब जब हम लोग बात करते हैं यमुना नदी की, तो इसकी लेंथ लगभग 1376 किलोमीटर्स के आसपास देखने को मिलेगी। इस नदी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो डैम्स के नाम दिए गए हैं, ध्यान रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 4 ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं तो यमुना नदी की, वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये ध्यान में रखना। चलो मैं आपको थोड़ा सा मैप भी दिखा देता हूँ। ये वाला मैप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यमुना नदी निकली यमुनोत्री ग्लेशियर से, उसके बाद न्यू दिल्ली, इधर यहाँ पर ये सारे स्टेट्स घूमती हुई, देन उसके बाद में इलाहाबाद यानी प्रयागराज वाले रीजन में गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना। ये आप लोग पूरा का पूरा ये मैपिंग देख रहे होंगे इस रिवर की। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले देखो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक छोटा सा टारगेट रहता है जो कि आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम में मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। 8000+ फॉलोवर्स है वहाँ पे। कनेक्ट कर आप लोग मेरे साथ में अपनी क्वेरीज़ को डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ में यार स्टार्टिंग में मैं रक्षाबंधन की बधाई देना भूल गया, तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी लोगों को। काफ़ी सारे लोगों ने कल भी सेलिब्रेशन किया है और बहुत सारे लोग आज भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आपको भी और आपके परिवार को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छे से यहाँ पे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो। फेस्टिवल है, ऑब्वियस ही बात है, सेलिब्रेट करना है। साथ ही साथ में सेलिब्रेशन के बाद में अपने पढ़ाई का टाइम निकाल लेना, लेकिन पहले फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट कर लेना। एंजॉय करो यार, आज कभी कभी करना चाहिए।
फ्रंट पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल आता है, वो ये वाला है। तो जयदीप धनखड़ साहब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट हुए थे, आपको पता है। अभी यहाँ पर ओथ वगैरह हो चुकी है। तो जयदीप धनखड़ साहब, सॉरी जयदीप बोल रहा हूँ, जगदीप धनखड़ साहब यहाँ पर अब 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं। फाइनली पूरी तरह से सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको पढ़ना क्या है, आपको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से चलना है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बेसिक सा स्टैटिक डेटा है, वो कवर कर लेना है। जैसे कि सबसे पहली बात देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है इंडिया के अंदर में, प्लस ही और शी दोनों ही हो सकते हैं। इनका 5 साल का टर्म होता है। अब मान लो यहाँ पर ये जगदीप धनखड़ साहब अब वाइस प्रेसिडेंट बने तो 5 साल तक ये सर्व करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, मतलब वही इलेक्शन वगैरह होगा जैसे यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का। फिर उसके बाद में मेंशन किया जाता है कि देखो जो ये वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये अपने टाइम पीरियड को ख़त्म होने से पहले रिज़ाइन भी कर सकते हैं। अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, वैसे ही जैसे ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा वैसे ही यहाँ पर ये रिज़ाइन हो जाएंगे। या फिर आप कह सकते हो, ये तो पहला पॉइंट हुआ कि ये वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा, क्या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता? रिमूव किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करना होगा और लोकसभा का भी यहाँ पर एक अप्रूवल चाहिए। तो जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास होगा तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है। साथ ही साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि देखो ये वाइस प्रेसिडेंट बने, साथ ही साथ में राज्यसभा के चेयरमैन भी यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कहलाते हैं। प्लस एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो सबसे पहली बात इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो एज है वो 35 ईयर्स की कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पर इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि मतलब राज्यसभा के मेंबर की तरह यहाँ पर इनका क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। प्लस यहाँ पर शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि देखो ये एक डिपार्टमेंट में तो काम कर ही रहे हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ दूसरी जगह से भी फ़ायदा ले रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जगह से प्रॉफिट यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को काम करना होता है। देन अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते भी हैं। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोटिंग की जाती है। अब वो जो वोटिंग है उस वोटिंग को किया जाता है पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। अब वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 66 के अंदर मेंशन किया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के थ्रू। तो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होता है, तो ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर होते हैं राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पर मिलकर बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज और ये सब मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, इसी वजह से मैंने जानबूझ के इसमें इंक्लूड भी नहीं किया। ये हम लोगों ने बात कर लिया वाइस प्रेसिडेंट की। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके अंदर कौन कौन होता है, तो वो चीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है और ध्यान से लिखना, क्योंकि इलेक्टेड नॉमिनेटेड में कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग को टाइप करना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पर एक और आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। काफ़ी सारी चीज़ें आज आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। आर्टिकल में क्या मेंशन किया जा रहा है, तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन साहब, ये यहाँ पर बोलते हैं कि देखो जो इलीगल ड्रग की सप्लाई हो रही है उसको तुरंत रोकना होगा, क्योंकि इस ड्रग की चपेट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, खासकर तमिलनाडु वाले पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो यहाँ पर जब से DMK गवर्नमेंट यहाँ पर पावर में आई है तब से लगभग 41,625 जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है ड्रग्स से संबंधित केस के अंदर। 50 करोड़ रुपए तक का जो ये ड्रग्स है उसको यहाँ पर सीज़ किया गया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब लोगों से यहाँ पर आप कह सकते हो प्रॉपर्टी सीज़ करी गई हैं, ड्रग्स रिलेटेड केस के अंदर लोग फंसे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही है। तो मतलब इलीगल ड्रग्स का जो सप्लाई है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और तमिलनाडु के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल भी कंट्रोलेबल वे में नहीं है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक स्टेप उठाने की आवश्यकता है। तो ये तो डेटा यहाँ पर तमिलनाडु का बताता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा होगा, इंडिया के अंदर ड्रग्स को लेकर पूरी क्या सिचुएशन है,
तो इससे कहीं गुना ज़्यादा बुरे हालात आपको देखने को मिलेंगे। वो डेटा मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसी वजह से इस आर्टिकल को लिया गया ताकि ये जो कनेक्शन है आपको इसका पता चले, क्योंकि ये आर्टिकल ना मतलब आप कह सकते हो कि ऑल टाइम इंपॉर्टेंट हो चुका है। पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले लगभग यहाँ पर 7-8 महीनों से, पिछले ही साल से ये जो आर्टिकल है चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में आपको देखने को मिलेगा ड्रग्स से संबंधित। तो अभी मैंने लगभग आपसे 15 दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था, 15 से 20 दिन पहले। अभी मैं फिर से यहाँ पर इसको कवर कर रहा हूँ ताकि काफ़ी सारे लोगों का रिवीजन भी हो जाए, प्लस जो नए हैं उनको भी काफ़ी कुछ जानने को मिले। देखो, जो ड्रग्स के केसेस हैं भारत के अंदर वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंडिया के अंदर जो ड्रग एडिक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। जो इंडिया के यूथ हैं वो यहाँ पर इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं। अब इंडिया के अंदर ये सब क्यों देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इंडिया यहाँ पर एक सैंडविच वाली कैटेगरी में आता है। यानी ऊपर से हमारे ऊपर बैठा है गोल्डन ट्रायंगल और हमारे नीचे बैठा है गोल्डन क्रीसेंट, और हम लोग यहाँ पर बीच में हैं, जिसकी वजह से इंडिया को थोड़ी और प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। अब गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या है, तो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर 4 देश आते हैं, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। और गोल्डन क्रीसेंट के अंदर 3 देश आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो यहाँ पर हो गया इंडिया, इधर बैठ गया गोल्डन क्रीसेंट और इधर बैठ गया गोल्डन ट्रायंगल। और इंडिया को यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ है ना, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम का प्रोडक्शन करती हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ड्रग्स को प्रोड्यूस करती हैं। ये आपको गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा, इधर गोल्डन क्रीसेंट हो गया, बीच में भारत हो गया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ दोनों ही जगह पर बहुत सारा ड्रग्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसकी इलीगल तरीके से तस्करी भी होती है। तो इंडिया के अंदर भी हम लोग देख पाते हैं बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा जाता है जो कि इन देशों से निकल कर आता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इलीगल ड्रग्स की सप्लाई काफ़ी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? नाउ अब ड्रग्स की सिचुएशन क्या है, देखो एक रिपोर्ट आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। एक रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है एम्स के थ्रू। इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जो अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अराउंड 5 करोड़ के आसपास जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर इस अफीम का यूज़ कर रहे हैं, कैनबीस का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है इस सर्वे को करते हुए 2018 के अंदर, जो कि आज के टाइम पर और काफ़ी बढ़ चुका होगा। प्लस यहाँ पर मेंशन किया जाता है 8.5 लाख पीपल हैं जो कि इंजेक्शन लेते हैं ड्रग्स वगैरह का, इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को अपने बॉडी के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स कंजम्पशन के केसेस निकल कर आ रहे हैं, जो टोटल केसेस हैं रिपोर्ट के बेसिस पर, वो आपको पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना? आर्टिकल में तमिलनाडु की भी चर्चा की गई है। तो एक कुछ स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। लगभग 60 लाख के आसपास जो लोग हैं ना, उनको ज़रूरत है कि यहाँ पर हम इस एडिक्शन से बाहर निकल सकें। वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से, और ये बच्चों के अंदर जो एडिक्शन है वो पंजाब के अंदर, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब हो क्या रहा है, देखो जब इतना सारा ड्रग्स का कंजम्पशन किया जा रहा है यूथ के थ्रू, तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत नेगेटिव पड़ रहा है। जैसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सबसे पहला इम्पैक्ट देखो, इंजरीज बढ़ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाना या घरेलू हिंसा बढ़ना, वेमेन के ऊपर अत्याचार करना, डेथ हो जाना, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं इस ड्रग्स की वजह से। दूसरा, यहाँ पर इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल बेकार हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। प्लस जो वो व्यक्ति यहाँ पर जो इसकी एडिक्शन के अंदर है, उसके रिलेशनशिप अपनी फैमिलीज़ के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सभी के साथ में ख़राब हो रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है। प्लस यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि जो ये ड्रग्स का एडिक्शन है इसकी वजह से उसके हेल्थ के ऊपर बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिजीज़ यानी कि जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो भी बॉडी के अंदर डेवलप हो रही हैं। हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इस प्रकार की बीमारियां लगातार बॉडी के अंदर बन रही हैं। फिर वो इंसान को ड्रग्स चाहिए, एक बार एडिक्शन, भारी एडिक्शन हो जाता है तो यहाँ पर वो ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसी ड्रग को रोकने के लिए, इस एडिक्शन को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर उठाए गए हैं। देखो, स्टेप्स उठाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो चैलेंजेस क्या क्या हैं। मतलब काफ़ी बार कोशिश तो की जा रही है कि इस एडिक्शन को तोड़ा जा सके, लोगों को बचाया जा सके, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं इस चीज़ को मतलब सक्सेसफुल होने में, कि हम लोगों को ड्रग के एडिक्शन से बाहर निकाल सकें। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे नंबर 1 चैलेंज क्या है, ड्रग्स जो है इंडिया के अंदर लीगली अवेलेबल है यार, लॉफुली यानी कि कानूनी तौर पर अवेलेबल है। जैसे कि तंबाकू हो गया, तंबाकू तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, हर जगह पर बिक रहा है। फिर उसके बाद में यहीं से जो लोग हैं इसकी लत बढ़ती है और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, रिहैबिलिटेशन सेंटर की बहुत ज़्यादा कमी है। जो NGOs वगैरह है वो यहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह ओपन किए जाते हैं जहाँ पे लोगों का एडिक्शन दूर किया जाता है, बट आज के टाइम पर यहाँ पर इसकी काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलेगी।
दूसरा, यहाँ पर ड्रग्स की जो स्मगलिंग है हमारे कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के आसपास जो बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि हमारे अलग अलग देशों के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं, वहाँ से ड्रग्स आता है, पूरे भारत के अंदर सप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया वही गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रीसेंट, इन एरिया से बहुत सारे ड्रग्स इंडिया के अंदर में आता है। अब सरकार क्या क्या स्टेप्स उठा रही है ड्रग्स एडिक्शन को टैकल करने के लिए? तो सबसे पहली बात, सरकार ने बनाया है NCORD, दैट इज़ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। नवंबर 2016 में इसको बनाया गया था। फिर उसके बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आया। देन उसके बाद में हमारे पास में ऑलरेडी एक एक्ट है, वो है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये कुछ एक्ट्स और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस या सरकारी इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे जो कि ड्रग्स एडिक्शन को टैकल करने में मदद करते हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में चर्चा की जा रही है। तो अभी चौथा इंडिया और बांग्लादेश एनुअल डिफेंस डायलॉग कल हुआ है, यानी डिफेंस के बेसिस पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत हुई है। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए डिस्कशन किया है। कोविड-19 ने के टाइम पर काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करें सभी कंट्रीज़ ने, तो यहाँ पर उससे कैसे उभरा जाए उसको लेकर कोलैबोरेशन किया गया। अब यहाँ पे जो ये बातचीत हुई है, इस बातचीत के अंदर कौन कौन थे? तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार साहब, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बांग्लादेश की साइड से भी देखने को मिल जाते हैं, जो वहाँ के वेकर उस जमन देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर बांग्लादेश की साइड से देखने को मिल जाते हैं। तो न्यू दिल्ली के अंदर ये पूरी की पूरी मीटिंग चलती है, काफ़ी कुछ डिस्कशन किया जाता है, ये लोग बातचीत करते हैं बायलैटरल एक्सरसाइज को लेकर। प्लस दोनों साइड्स ने यहाँ पर जोर दिया है कि इंडिया जो है वो लगातार बांग्लादेश को सपोर्ट कर ही रहा है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर इंडिया को काम करना चाहिए, ज़रूरत है कि हम लोग लगभग $500 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो एक्सटेंड कर दें बांग्लादेश के लिए, यानी बांग्लादेश को हम लोग ये जो पैसा है ये प्रोवाइड करवाएं, ताकि जो बांग्लादेश है वो डिफेंस आइटम्स परचेज़ करे इंडिया से। तो बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर डिस्कशन किया गया है। ठीक है ना, तो ये तो आर्टिकल के बारे में चर्चा की गई, करंट इशू के बारे में। आर्टिकल बहुत छोटा सा था, तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब देखो बात ये आती है कि इसका बैकग्राउंड पढ़ना है। अगर मैं आपको कहूँ बैकग्राउंड पढ़ने के लिए, कोई भी टीचर कहे बैकग्राउंड पढ़ने के लिए, तो क्या पढ़ोगे? इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस पढ़ोगे, ऑब्वियस ही बात है ना। तो ये इसके लिए कोई भी स्टैटिक बुक रेफर करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर वहीं पे ये सारे डेटा मिलेगा। चलो मैं आप लोग को फिर भी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं वो बिल्कुल कवर करवाने वाला हूँ, जो कि आपके जो भी स्टैटिक बुक्स हैं उनके अंदर ये सारे पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। हम लोग बात करें इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस की, तो देखो बांग्लादेश जो देश है ना वो 1971 के वॉर के बाद बनता है। अब 1971 से पहले क्या हाल होता है, बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हुआ करते थे, लेकिन 1971 में जो वॉर हुआ उसके बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन गया। और फिर उसके बाद में बांग्लादेश को एज अ कंट्री भारत ने रिकग्नाइज़ भी किया, उसको एक तरीके से एक देश माना भी। फिर उसके बाद यहाँ पर रिलेशंस हमारे 1971 के बाद से ही एस्टेब्लिश होते चले गए। जैसे आज के टाइम पर इंडिया बांग्लादेश के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो दोनों देशों के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं। दोनों देशों की जो आर्मी है वो मिलकर एक्सरसाइज यानी जो अभ्यास संप्रीति है वो कंडक्ट करती हैं। दोनों देशों की नेवी के बीच में मिलन अभ्यास होता है। तो यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे इंडिया बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर। इन दोनों ने मिलकर अपना बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है। इनफैक्ट इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यहाँ पर आया है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से आप कह सकते हो कि अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ यहाँ पर ये इंडिया है और इधर बांग्लादेश है। अब यहाँ पर क्या है ना, इंडिया के बहुत सारे आइलैंड्स इधर की साइड मारे थे बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा करीब, और बांग्लादेश के बहुत सारे यहाँ पर लोग जो है इधर रह रहे थे, इधर इंडिया के करीब। ठीक है ना, इधर बहुत सारे आइलैंड्स थे। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने इस प्रकार से एग्रीमेंट किया कि ये वाला जो हिस्सा है बांग्लादेश के पास आया और ये वाला हिस्सा इंडिया के पास में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बॉर्डर एग्रीमेंट भी किया गया है दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्वक। फिर यहाँ पे करेंट टाइम पे दोनों देशों के बीच में रिवर्स को लेकर काफ़ी चर्चा की जाती है। अभी रिसेंटली मैंने आपको पता होगा, डिटेल से बताया था रिवर्स के बारे में। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टोटल 54 रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं जो कि बहती हैं। 54 यहाँ पर कॉमन रिवर हैं जो कि इंडिया बांग्लादेश यूज़ करते हैं,
और इसी के लिए जॉइंट रिवर कमीशन भी बना रखा है, जिसकी मीटिंग बैठती है और इन रिवर्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन ये होता है कि इन पूरी जो 54 रिवर्स हैं इनसे कितना ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट निकाला जा सकता है, और वो जो बेनिफिट है वो इंडिया बांग्लादेश दोनों को इक्वली मिल सकता है। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में चर्चा की जाती है। तो बांग्लादेश जो है वो भारत का एक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर देखने को मिलेगा पूरे साउथ एशिया के अंदर। भारत ने बांग्लादेश को साल 2018-19 में जो एक्सपोर्ट किया था वो था 9.21 बिलियन यूएस डॉलर्स का, और बांग्लादेश से जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था वो था 1.22 बिलियन यूएस डॉलर्स का। तो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही करते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख पाओगे कि बांग्लादेश को थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होता है और बांग्लादेश खुश भी रहता है। खुश क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर एक एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है, जो बांग्लादेश सामान भेजेगा ना, आप कह सकते हो कि इसके ऊपर कोई भी जो मतलब ड्यूटी वगैरह लगाई जाती है, चार्जेस लगाए जाते हैं, वो नहीं लगाए जाएंगे। तो यानी कि जो व्यापार होता है वो बिल्कुल फ्रीली होता है, ड्यूटी फ्री होता है, कोटा फ्री होता है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते नहीं है, जिसकी वजह से व्यापार और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। फिर उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी को लेकर भी आपको काफ़ी सारा कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, मिलकर काम करते हैं दोनों कंट्रीज़। यहाँ पर मिलकर इन्होंने उद्घाटन किया है एक नया रेलवे लिंक का, जो कि हल्दीबारी जो इंडिया के अंदर है, इस हल्दीबारी को कनेक्ट करता है चिल्हाटी से, जो कि बांग्लादेश के अंदर है। उसके बाद में अभी रिसेंटली आपको पता होगा BBIN के बारे में चर्चा की गई है। यह है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव। यानी कि ये चारों के चारों देश आपस में जुड़े पड़े हैं, ठीक है ना। इंडिया है, इंडिया के ऊपर आपको यहाँ पर इधर भूटान देखने को मिल जाएगा, नेपाल देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद में इधर बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। तो चारों कंट्रीज़ के बॉर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो चारों कंट्रीज़ का ये अग्रीमेंट है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इन चारों देशों को आराम से ट्रैवल कर सकता है अपने मोटर व्हीकल से भी। तो इस प्रकार का अग्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। इससे अगेन आप देखोगे तो इन कंट्रीज़ के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। देन दोनों कंट्रीज़ के बीच में पावर सेक्टर को लेकर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। यानी कि इंडिया बांग्लादेश के जब हम लोग रिलेशंस के बारे में बात करते हैं ना, तो बांग्लादेश जो है करेंटली आज के टाइम पर लगभग 1160 मेगावाट के आसपास जो बिजली है वो यहाँ पे भारत से परचेज़ करता है। प्लस दोनों कंट्रीज़ मल्टीलेटरल फोरम के अंदर ही पार्टनरशिप करती हैं। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हुआ। इसमें क्या है ना, इसके इलेक्शन में यहाँ पे बांग्लादेश का भारत को सपोर्ट मिला था। इस वजह से यहाँ पर भारत जो है बांग्लादेश को काफ़ी हद तक थैंक यू भी बोलता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही हैं। जैसे यहाँ पर आपको सार्क ग्रुप देखने को मिलेगा, उसके बाद में बिम्स्टेक देखने को मिलेगा। इन दोनों इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश का एक मेजर रोल देखने को मिल जाता है। अब रिसेंटली भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। दोनों देशों ने मिलकर अभी आपको पता होगा 7 अग्रीमेंट साइन किए हैं। एक अग्रीमेंट यह है कि भैया दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा गहरा किया जाएगा। साथ ही साथ में जो बांग्लादेश के पास में चट्टाग्राम पोर्ट जो है, ये चट्टाग्राम पोर्ट यहाँ पर इस पोर्ट का एक्सेस भारत को दिया जा रहा है। हालांकि चाइना इस पोर्ट के पीछे था, बट यहाँ पर इस पोर्ट का एक्सेस यहाँ पर इंडिया को मिला है। तो इंडिया को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे हमारी जो कनेक्टिविटी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वहाँ पर बढ़ पाएगी। फिर यहाँ पे और क्या मेंशन किया जाता है, देखो और भी एरियाज़ में आपको कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे जैसे कि हमारी इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया। इन सभी सेक्टर्स में दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही हैं। कोविड-19 के टाइम पर भारत ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया बांग्लादेश को। हमने कितनी सारी वैक्सीन्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई, कितनी सारी दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई हैं। अब यहाँ पर ये तो सारी अच्छी बातें हो गई। आप लोग देख रहे होंगे यार वाकई में इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर इसका एक दूसरा पहलू भी देखो, दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स, एमर्जिंग डिस्प्यूट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। डिस्प्यूट्स की बात करें तो सबसे पहला डिस्प्यूट यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब आप लोग देखोगे ना, सबसे बड़ा डिस्प्यूट है NRC का। हुआ क्या, बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट्स इंडिया में आए हुए हैं। असम के अंदर NRC लेकर आया गया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। तो यहाँ पर जो इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं उनको हटाया जा रहा है, इनको वापस से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी वजह से बांग्लादेश थोड़ा सा नाराज़ हुआ। तो यहाँ पे रिलेशन थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं। दूसरी जगह पर रिलेशन कहाँ पे गड़बड़ाते हैं, तो आपको पता होगा चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। अब जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है ना, ये दुनिया भर की कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। तो बांग्लादेश भी इसका हिस्सा है, जबकि चाइना यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अपोज करता है। सॉरी, इंडिया जो है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अपोज करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक और थर्ड रीज़न आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्यूट को बढ़ाने का, वो यह है कि सिक्योरिटी सेक्टर में अगर आप लोग बात करें तो बांग्लादेश ना आज के टाइम पर चाइना से बहुत सारे हथियारों को परचेज़ करता है, चाहे वो सबमरीन्स वगैरह हुई, तो इस प्रकार के हथियार बहुत सारे परचेज़ करता है।
तो ये यहाँ पर 3 मेजर कंसर्न्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो रिलेशन है वो थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं। बाकी यहाँ पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे हैं, हर एक सेक्टर में कवर कर लिए हैं। तो मतलब आपका एक पूरा जो टॉपिक है, पूरा चैप्टर है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो तैयार हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ना वर्ल्ड पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है। हालांकि कल के जो हमारा करंट अफेयर का वीडियो होता है उसमें मैंने एक छोटा सा डिस्कशन किया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चाइना के अंदर एक नया वायरस फैल चुका है। चाइना के अंदर वैसे ही बहुत सारे वायरस फैल रहे हैं, बहुत सारे वायरस निकल कर आया है। उसमें से एक वायरस और निकल कर आया जिसका नाम है लांगिया वायरस। लांगिया वायरस, इसको हम लोग LAYV के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये लांगिया वायरस है ना, इसके 35 केस यहाँ पर चाइना में पाए गए हैं। दिक्कत वाली बात यहाँ पर यह है कि इस वायरस का कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं है। और दूसरी दिक्कत वाली बात यह है कि ये वायरस की बात करें तो एक जूनोटिक डिजीज़ है। ये बेसिकली जानवरों से इंसानों में फैलती है, लेकिन इंसान से इंसान में फैलने का कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी कोरोना था, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि मतलब इंसानों से इंसानों में फैलने लगती हैं चाइना के अंदर, तो यहाँ पर कभी भी खतरनाक बन सकती है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि इस डिज़ीज़ की वजह से क्या क्या होता है, देखो, थकान होना, बुखार होना, सर में दर्द होना, तो इस प्रकार की यही सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसका नाम ये ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर जूनोटिक डिजीज़ है, ये ध्यान रखना। सिम्टम्स हम लोग पता कर ही चुके हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, छोटा सा आर्टिकल था ये। क्लियर हो गया, लांगिया वायरस। अब ये सबसे पहली बार 2018 में डिटेक्ट किया गया था। तो वर्ल्ड पेज पर ये एक छोटा सा आर्टिकल था। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल आता है, ये वाला। यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको लेकर आने वाले टाइम पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन हो रहा है भारत के अंदर। यानी कि जो यहाँ पर हमारे यूथ लोग हैं उनको जो रोज़गारी है वो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी कम मिल रही है, या फिर रोज़गार जो है इंडिया के अंदर काफ़ी कम हुआ है हमारे जवान लोगों के लिए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इंडिया के अंदर खासकर जो ये सबसे बड़ा लॉस हुआ है ना रोज़गार में, ये हम लोग साल 2021 में देख रहे हैं। तो साल 2021 में, साल 2020 में जब आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। इनफैक्ट लोग जो घंटे पहले, मतलब कोरोना से पहले जितने घंटे काम करते थे, लोगों के घंटे कम हो चुके हैं। उसकी वजह से उनकी कमाई भी कम हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट लॉस हो चुका है, जॉब लॉस हो चुका है, लोगों ने जॉब खो दी हैं। तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो जो है ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, बहुत ज़्यादा गिरा है। ऐसा खुद हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, इसकी एक रिपोर्ट बोलती है जिसका नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022। ध्यान रखना, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल यूथ ट्रेंड फॉर यूथ 2022, ये जो एम्प्लॉयमेंट वाली रिपोर्ट है ना, इसको कौन रिलीज़ करता है, तो इसको ILO रिलीज़ करता है। तो कल यहाँ पर इसने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है जहाँ पे बताया कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट की रिकवरी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा बेकार है। यानी कि जो रोज़गार है कोविड से पहले तो था, बट कोविड की वजह से हालत ख़राब हुए। अब यहाँ पर आप कह सकते हो अभी भी सिचुएशन वैसी है, डगमगा रही है। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन पूरी की पूरी इम्प्रूव हो चुकी है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो 15 से लेकर 24 साल के बीच में जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों को जो रोज़गार मिला हुआ था वो काफ़ी कम हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देखोगे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड यूथ का मतलब यह है कि जो बेरोज़गार यूथ आपको देखने को मिलेगा साल 2022 में वो 73 मिलियन के आसपास है, और साल 2021 के अंदर ही 75 मिलियन के आसपास था। तो हल्का सा डिक्लाइन हुआ है 2022 में, लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर आप लोग देखोगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। और इस चीज़ के ऊपर कोविड-19 का भी एक बहुत बुरा असर पड़ा है, कोविड-19 का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर एक चीज़ है जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ILO जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ILO। इसका काम क्या है, सरकार को, एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को साथ में लेकर आना। 187 मेंबर्स इसके मेंबर देखने को मिलते हैं। इंडिया भी यहाँ पर इसका एक मेंबर है, ध्यान में रख सकते हो। तो हमारे जो लेबर्स हैं, जो मज़दूर हैं, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आना, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना, उनके प्रोटेक्शन को, उनके राइट्स को लेकर एक प्रोटेक्शन देना। वेमेन और मैन सभी लोग को यहाँ पे कवर करने का काम करता है ILO। ILO को एक नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1969 में। इस ILO को एस्टेब्लिश किया गया था 1919 में बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। फिर यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ये एक पहली जो अफिलेटेड स्पेशलाइज एजेंसी बनती है यूनाइटेड नेशन की 1946 में। ILO का जो हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रख सकते हो, वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सा डेटा था। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर।
तो आज के एडिटोरियल्स में कुछ खास एडिटोरियल नहीं है, बट यहाँ पर एक अच्छा आर्टिकल है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पूरे पेज पर यह आर्टिकल कवर किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर एक और एडिटोरियल मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा जो कि हिंदुस्तान टाइम्स का है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये बात की जाती है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो हम लोग सीखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर वेमेन का कितना बड़ा इंक्लूजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समझेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से वेमेन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। प्लस लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि इसकी वजह से, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे जैसे वेमेन बढ़ेंगी, इसकी वजह से वेमेन को क्या लॉस होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया गया है। बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में एक ओपिनियन पेज दिया गया है हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, तो ये एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना, आपको पता है एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग हमेशा एक मेंस का क्वेश्चन भी लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? मेंस का क्वेश्चन यही है जो कि एक एडिटोरियल में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन यह है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन वेमेन। यानी कि आप कह सकते हो कि जो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेमेन का इनकॉर्पोरेशन है वो काफ़ी बढ़ जाना, वेमेन का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ जाना। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट है वो वेमेन के ऊपर क्या पड़ेगा, प्लस हाउ वेमेन पार्टिसिपेशन इन नेचुरल फार्मिंग कैन बी अ विन विन सिचुएशन। यानी कि कैसे अगर कोई वेमेन नेचुरल फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी, नेचुरल फार्मिंग के लिए भी अच्छा है और वेमेन के लिए भी अच्छा है। तो एक बहुत अच्छा शानदार सा ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या होगा ना, इस पूरे क्वेश्चन का एक डिटेल से डिस्कशन मैं अभी करूंगा, यानी ये वाला एडिटोरियल मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसी करंट एडिटोरियल के बेसिस पर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर आपने क्वेश्चन सुन लिया, अब एडिटोरियल को सुनना, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, इसका एक आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में इस आंसर को कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना। टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग फुल फॉर्म लिखना, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर लगभग 25K के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, 25,000 के आसपास, जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिख सकते हो और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना बिल्कुल मत भूलना। रिव्यू करोगे बहुत मदद मिलेगी दूसरे की भी और आपको भी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी, प्लस आप दूसरे की मिस्टेक्स को बता सकोगे। तो ये काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप देख पा रहे होंगे हिंदुस्तान टाइम्स के ओपिनियन पेज पर ये आर्टिकल आया है। जैसा अपना द हिंदू का ओपिनियन पेज होता है, इंडियन एक्सप्रेस का होता है, वैसे हिंदुस्तान टाइम्स पर आया है, इंडिया की नेचुरल फार्मिंग पॉलिसी शुड रिकग्नाइज वुमेन्स न्यू रोल। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था। करना क्या है, बस खाली स्क्रीन पर नीचे की साइड में देखना, ईयरफोन लगा लो और बस खाली चीज़ों को अच्छे से सुनते हुए चलना, ठीक है ना। ये पूरा एडिटोरियल के जो भी पॉइंट्स हैं वो सब मैं आपके साथ में नीचे लेकर आया हूँ और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और ये पॉइंट्स मैं आपको PDF में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देखो जो साल 2011 की जनगणना हुई थी, साल 2011 का जो ये सेंसस हुआ था ना, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 33.7% जो रूरल मेल्स हैं, यानी कि गांव में रहने वाले जो एक तरीके से आपको लोग आदमी देखने को मिलेंगे, मेल्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रोज़गार ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर माइग्रेट कर रहे हैं। तो हुआ क्या, 2011 से पता ये चलता है कि हम लोगों को बहुत सारे गांव के लोग निकल कर शहर में जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए। अब जब गांव के जो लोग हैं, जो आदमी हैं, वो जब शहर में गए तो एग्रीकल्चर सेक्टर कौन संभालेगा? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में फेमिनाइजेशन पिछले कुछ टाइम से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी वेमेन का जो पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट यही है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये वेमेन्स बढ़ रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? नंबर वन पॉइंट है जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि देखो जो ये वेमेन है ना, वेमेन आज के टाइम पर मतलब ऐसा देखा ही जाता है कि वेमेन लो पेड इरेगुलर वर्क के लिए बनी है, ठीक है ना, जहाँ पे ज़्यादा कमाई ना हो, प्लस यहाँ पर ईजिली हायर किया जा सके, ईजिली फायर किया जा सके, यानी कि यहाँ पे अपॉइंट कर लें तुरंत, यहाँ पे हटा भी दें, ठीक है ना, और प्लस काम भी ज़्यादा करवा लें। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं वेमेन के प्रति। तो एक जो जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क है ना, ये काफ़ी बढ़ता हुआ आप लोग को देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो वेमेन का इन्वॉल्वमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन काम बहुत है और जो वेमेन है उनका इन्वॉल्वमेंट इसी प्रकार से बढ़ रहा है। दूसरा यहाँ पर सोशल मोबिलिटी और माइग्रेशन, यानी कि जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो बहुत सारे जो आदमी हैं वो यहाँ पर घर चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं। अब शहर जाके वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर जब काम कर रहे हैं
तो फिर यहाँ पर घर पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वेमेन के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। तीसरा कारण है पॉवर्टी, गरीबी के कारण भी यहाँ पे आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में वेमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। पॉवर्टी की वजह से जो वेमेन हैं उनको भी अक्सर काम करना पड़ा एग्रीकल्चरल लेबर्स की तरह, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी फैमिली इनकम वगैरह अच्छी नहीं होगी जिसकी वजह से उनको काम करना पड़ रहा है। तो ये 3 कारण देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि चलो समझ में आ गया कि हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में वेमेन का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि चलो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये फेमिनाइजेशन है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि अगर वेमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात वर्क ओवरलोड, यानी वेमेन के ऊपर ही बुरा असर पड़ेगा। सबसे पहला असर यहाँ पर ये पड़ेगा कि उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारा काम कर रही हैं, है ना, रिप्रोडक्शन का भी काम उन्हीं का ही है, बच्चे को जन्म देना, केयर करना, फैमिली का ध्यान रखना, हर चीज़ का काम करना, उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर डाल देना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उनके लिए वर्कलोड जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है कि उनके बच्चे के ऊपर क्या हुआ। अब पिता तो चले गए यहाँ पर बाहर नौकरी करने के लिए किसी शहर में, मदर कर रही है काम एग्रीकल्चर सेक्टर में और बच्चा रह गया बीच में, तो बच्चे के लिए प्रॉपरली टाइम यहाँ पर नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप कह सकते हो बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे यहाँ पर बच्चे के पालन के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तीसरा यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, यानी कि होता क्या है, जैसे मैंने बोला कि आदमी यहाँ पे गया बाहर दूसरी जगह पर काम करने के लिए, तो स्पाउसल सेपरेशन हो गया, मियाँ बीवी दोनों अलग हो गए, तो इसकी वजह से यहाँ पर साथ में अब है नहीं, तो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है ना, मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रिगर होती हैं, फीमेल्स जो है वो ज़्यादा सफ़र करती हुई नज़र आती हैं। उसके बाद में नो रिकग्निशन और ओनरशिप, देखो एक इम्पैक्ट ये भी पड़ रहा है वेमेन के ऊपर कि आज के टाइम पर ना वेमेन इतना सारा काम कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, लेकिन ओनरशिप उनके पास में नहीं है। मतलब यह है कि देखो इतना सारा काम करना, हर चीज़ को मेंटेन करना, ठीक है ना, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को देखना, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ज़मीन उनके नाम में नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमने समझ लिया। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ऑथर रेज करते हैं वो यह है कि जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है नेचुरल फार्मिंग के अंदर वो विन विन सिचुएशन कैसे हो सकती है, यानी कि नेचुरल फार्मिंग में अगर वेमेन काम करे तो कैसे नेचुरल फार्मिंग के लिए बढ़िया है और वेमेन के लिए बढ़िया है। देखो नेचुरल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है नेचुरली हम लोग चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल एक तरीके से एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब होता क्या है कि देखो जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है नेचुरल फार्मिंग के इनिशिएटिव के अंदर, ये क्या करेगा, उनकी इनकम को बूस्ट कर सकता है ना। इससे क्या होगा, जो वेमेन्स हैं ऑब्वियस ही बात है उनकी इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी, इनकम बढ़ेगी तो इससे उनके हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो भी इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि पैसा आएगा तो इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चा भी जाएगा। प्लस नेचुरल फार्मिंग भी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगी, क्यों, क्योंकि जो वेमेन है ना वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है अपनी फैमिलीज़ के जो खाना वगैरह बनाया जाता है उस चीज़ से, है ना, कुकिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उससे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जो नेचुरल फार्मिंग है ना वो वेमेन और तेज़ी से कर सकती है एज़ कम्पेयर टू द मैन, ये भी यहाँ पर ऑथर के थ्रू बोला गया। फिर और क्या बोला जाता है, फिर ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि देखो जो ये पार्टिसिपेशन है नेचुरल फार्मिंग के अंदर वेमेन का ना, इससे क्या होगा, इससे नेचुरल फार्मिंग तो बढ़ेगी, साथ ही साथ हम लोग जो अपना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा सेट कर चुके हैं कि हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करना है, वो चीज़ें यहाँ पर हमारी अचीव हो पाएंगी। अब एट द लास्ट यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं अब हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, यानी कि हम लोग को क्या करना चाहिए वेमेन के लिए। सबसे पहली चीज़ तो एक काम ये करो, आप वेमेन को ओनरशिप दे दो। वेमेन इतना कुछ कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो यहाँ पर उसको किसी लैंड का ओनरशिप वगैरह दे दो घर में, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लस एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें, साल 2015-16 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें पता ये चलता है कि 73.2% जो रूरल वेमेन है ना वो फार्मिंग के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन जिसमें से 12.8% ही वेमेन के पास में अपनी खुद की ज़मीन है, उनके नाम में वो ज़मीन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ज़मीन प्रोवाइड करवाओ, उनको ओनरशिप दो, ये पहला काम किया जा सकता है। दूसरा, रिकग्नाइज वेमेन कंट्रीब्यूशन। वेमेन इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है लेकिन उसका फिर भी यहाँ पर कोई रिकग्निशन नहीं है, तो उसको यहाँ पर रिकग्नाइज़ करना होगा। वेमेन के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आने होंगे जो कि वेमेन को और ज़्यादा आगे बढ़ावा देंगे। तीसरा, यहाँ पर जेंडर बजटिंग के ऊपर काम करना होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि जो प्रोग्राम्स है, स्कीम्स हैं,
प्लस और कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, एक पावरफुल टूल्स हैं, वो सब यहाँ पर हम लोग वेमेन को प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे वो और आगे तेज़ी से ग्रो कर सकती हैं, ऐसा यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। तो वेमेन को भी फ़ायदा होगा इससे, प्लस वेमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं वेमेन एग्रीकल्चर और एम्पावरमेंट से संबंधित, वेमेन एम्पावरमेंट जो है और एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टेप उठाया गया सरकार के थ्रू? अगर स्टेप उठाया गया है तो वो क्या क्या है? तो पहला इनिशिएटिव है वो है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, दूसरा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तीसरा परंपरागत कृषि विकास योजना, और चौथा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे जो कि वेमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, प्लस वेमेन का जो रोल है एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर उसको बढ़ाने के लिए कर्म करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। अब आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अंदर एक अच्छा सा एडिटोरियल का जो आंसर है वो लिख पाओगे, जो कि आप लोग को अभी प्रोवाइड करवाया गया है क्वेश्चन जो है बेसिकली। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर मेंशन किया व्हाट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो ये क्या है, मैं आप लोग को बहुत सिंपल से शब्दों में, मतलब 2-3 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा आर्टिकल आप लोगों को क्लियर करवाने वाला हूँ। हुआ क्या है, रिसेंटली यहाँ पर एक एक्ट के बारे में चर्चा की जा रही है, और उस एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। अब क्या हुआ ना, ये जो एक्ट है बेसिकली ये बात करता है कि जो भी लीगल सैंक्शन है वो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब क्या है, देखो पहले हमारे पास में ना एक और एक्ट हुआ करता था, वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, यानी कि जो कैदी है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, उसका कुछ डेटा अपने पास में रखना, उसके लिए एक एक्ट था पहले। अब ऐसा ही एक्ट एक और आपको देखने को मिल जाएगा, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, यानी कि जो भी यहाँ पर क्रिमिनल है, जो भी यहाँ पर कैदी आपको देखने को मिलेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन डेटा जो है हम लोग यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन डेटा मतलब उसका कुछ डेटा हो सकता है। डेटा में जैसे कि यहाँ पर उसका फिंगरप्रिंट हो गया, पाम प्रिंट हो गया उस कैदी का, उसका रेटिना स्कैन यानी कि आँखों का स्कैन हो गया, उस हैंड राइटिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी जा सकती हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 है ना, ये क्या बात करता है, ये हमें कुछ ऐसे लॉस प्रोवाइड करवाता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कैदी है और प्लस जो दूसरे पर्सन है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है क्रिमिनल मैटर्स को लेकर, उन सब को लेकर हम लोग एक डेटा, उनका आइडेंटिफिकेशन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर आप देखोगे तो ज़रूरत पड़ी थी हमें ये काम करने की, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट हमारे पास में पहले से था। अब इसके अंदर यहाँ पर अपडेशन की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ इस प्रकार से एक दूसरे एक्ट के माध्यम से अपडेशन किया गया है। प्लस बहुत सारे कंसर्न्स लोगों के थ्रू बताए जा रहे हैं। कंसर्न्स ये है कि भाई देखो, चाहे कैदी हो चाहे कोई भी हो, सबका यहाँ पर एक प्राइवेसी को लेकर एक डेटा होता है, सभी के पास में प्राइवेसी होती है, तो प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी आप लोग को इस पर्टिकुलर एक्ट का देखने को मिल जाता है। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या बोला गया, देखो इस पूरे चार्ट को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं इस चार्ट के बारे में। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग देखोगे कि किस किस व्यक्ति को चार्ज किया जा सकता है, सबसे पहली बात यहाँ पर बोला गया कि देखो पुराना वाला जो एक्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट, इसके अंदर कौन से व्यक्ति का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा सकता है। मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि कॉन्विक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्विक्ट यानी मुजरिम साबित होना चाहिए, उसने कोई ऑफेंस किया हो, उसको एक खतरनाक इम्प्रिजमेंट सज़ा मिली हो, 1 साल की या 1 साल से ऊपर की सज़ा मिली हो, तो यहाँ पर उसके ऊपर ये प्रोसेस चलाया जा सकेगा, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पर ली जा सकेगी। और ऐसा यहाँ पर जो नया वाला एक्ट है, ये तो मैंने आपको पुराने वाले के बारे में बताया। अब जो नया वाला है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, इसके अंदर बोला गया कि भैया बस खाली कॉन्विक्ट होना चाहिए, यानी कि मान लो कोई पनिशेबल ऑफेंस है, वो एक व्यक्ति है जिसने कोई क्राइम किया है और यहाँ पर उसको मुजरिम साबित कर दिया गया है, बस इतना ही काफ़ी है, उसको यहाँ पर इस एक्ट के अंदर कवर कर लिया जाएगा, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में ये था कि एक मतलब कॉन्विक्शन होना चाहिए, कॉन्विक्शन के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसके ऊपर एक रिगोरस इम्प्रिजमेंट होना चाहिए, उसको सज़ा मिल चुकी है 1 साल की, 1 साल से ऊपर की, तो ये कुछ चीज़ें थी। लेकिन अब की बार वाले एक्ट के अंदर क्या किया गया है, अब की बार वाले एक्ट के अंदर ये बोला गया कि बस खाली वो मुजरिम साबित होना चाहिए किसी भी कानून के अंदर। अगर किसी भी कानून के अंदर मुजरिम साबित है, प्लस किसी भी कानून का मतलब यहाँ पर यह है कि चाहे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्यों ना हो, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति को मतलब शक था कि हाँ भैया ये काम कर सकता है, ये दंगे फैला सकता है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है पहले से ही, तो यहाँ पर आप कह सकते हो अगर उसको कस्टडी में लिया गया तो उसको भी कवर किया गया है कि हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर हर कोई मुजरिम, हर एक के ऊपर ये एक्ट जो है ये लागू होगा।
अब इस एक्ट के अंदर क्या किया जाएगा, इस एक्ट के अंदर डेटा लिया जाएगा। पहले वाले एक्ट में क्या था, सिर्फ फिंगर प्रिंट लिया जाता था, फोटोग्राफ और ये कुछ चीज़ें ली जाती थी, या फिर फुट का इंप्रेशन लिया जाता था। लेकिन नए वाले में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। फिंगर प्रिंट है, पाम प्रिंट है, इंप्रेशन है, फुट प्रिंट है, फोटोग्राफ है, रेटिना स्कैन, आइरिस स्कैन, बायोलॉजिकल सैंपल, उसके बाद में यहाँ पर आप हैंड राइटिंग, सिग्नेचर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये सारा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर चलो ये तो सारी बात हो गई। अब मान लो कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर सब कुछ चला, उसका डेटा कलेक्ट कर लिया गया। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद में मान लो यहाँ पर वो निर्दोष साबित होता है, उसकी सज़ा पूरी कर लेता है, तो वो डेटा ख़त्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? हाँ, ख़त्म किया जाएगा, डिस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान लो एक व्यक्ति था, अब वो निर्दोष साबित होता है, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। अब क्या होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर उसका जो डेटा है वो डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कोई व्यक्ति निर्दोष साबित होता है, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा, और पहले भी यहाँ पर वो किसी भी केस के अंदर मुजरिम साबित ना हुआ हो, अगर इस चीज़ें की ये चीज़ें देखने को मिलेगी, पहले भी वो किसी केस के अंदर मुजरिम साबित नहीं है और यहाँ पर वो एक जो केस नया निकल कर आया है उसमें भी यहाँ पर दोषी साबित नहीं हुआ है, बिल्कुल निर्दोष है, तो बेसिकली उसका जो रिकॉर्ड है अगेन यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है ना। हालांकि आपको पता होगा कि इसके अंदर जो डेटा है वो काफ़ी कम है। एक अच्छा डेटा मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ पहले भी, वो डेटा आपके साथ में मैं फिर से शेयर कर दूंगा। इस आर्टिकल को मैं फिर से कवर कर दूंगा डिटेल से, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल के अंदर जो कंटेंट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है किस चीज़ के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता चुका हूँ कि जो कैदी है उसका यहाँ पर कुछ आइडेंटिफिकेशन लिया जाता है ताकि उसको हम लोग हमेशा ट्रैक करके रख सकें, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। एक छोटा सा रिवीजन वापस इस आर्टिकल कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति मुजरिम साबित हो गया है, जिसको सज़ा मिल चुकी है, ठीक है ना, कॉन्विक्टेड है, ठीक है ना, पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि उसको सज़ा मिल चुकी है, प्लस यहाँ पे वो जो सज़ा है वो किसी भी कानून के अंडर हो, कोई से भी लॉ के अंडर हो, CRPC हो, चाहे कोई सा भी लॉ हो, प्लस यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया है प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ के अंदर में, यानी कि एक शक था कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसकी वजह से उसको कस्टडी में लिया गया, या वो वाला केस हो, तो कोई सा भी केस हो, यहाँ पर क्या होगा, उस व्यक्ति के ऊपर ये वाला एक्ट लागू होगा, उसका ये आइडेंटिफिकेशन डेटा लिया जाएगा। और मान लो यहाँ पर अगर केस आता है एक्विटल का, यानी कोई निर्दोष साबित होता है, निर्दोष साबित होने का मतलब यहाँ पर यह भी है कि पहले उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले दोषी था, अब इस वाले केस में निर्दोष निकल कर आया है, पहले यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है और अब भी यहाँ पर आप कह सकते हो वो निर्दोष है, तो उसका डेटा वगैरह ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल एक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ओवरऑल पर्टिकुलर आर्टिकल था। तो एक आर्टिकल ये हो गया, बाकी यहाँ पर एक एडिटोरियल हम लोगों ने अभी दूसरे न्यूज़पेपर से डिस्कस किया, वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो कि आपके साथ में डिस्कस करी गई हैं। शॉर्ट न्यूज़ प्लस यहाँ पर सभी कुछ कवर करवा दिया गया है। ये बेसिकली हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज है। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। प्लस यहाँ पर घबराना नहीं, ये वाला जो एक्ट है इसमें कंटेंट कम है, मैं आपको दोबारा से जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ना, वही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और एक डिटेल्ड यहाँ पर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, करंट अफेयर की वीडियो में बना दूंगा, या फिर हो पॉसिबल देखो आने वाले टाइम पर यह है कि इसको लेकर और ज़्यादा कवरेज होने वाला है, तो यहाँ पर इसको लेकर ही आगे भी हम लोग आर्टिकल कवर कर लेंगे। सो डोंट वरी। नाउ अब हम लोग अपना प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन देखते हैं और फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखने के बाद में इस वीडियो को करेंगे समाप्त। आज की वोकैब्स नहीं लेकर आ पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी यहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि जो ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रेफरेंस में जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको लगाना है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाने का मतलब है एक के बाद एक इवेंट कौन सा होता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इवेंट हुआ, दूसरा यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ और तीसरा यहाँ पर म्यूटनी देखने को मिला है इन रॉयल इंडियन नेवी के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहला इवेंट मैंने आपको बता दिया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1931 के आसपास। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो 1942 के आसपास जो क्विट इंडिया मूवमेंट वो देखने को मिला। 1946 में हमें ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी देखने को मिली है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया C321। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।